वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद यहाँ पर 2025 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे सेमेस्टर 2 वाले बच्चों का पेपर। और ऑनेस्टली आप सभी लोग इसका ज्यादा मेरे हिसाब से इंतजार नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज टाइम पास पेपर है। टाइम पास इन द सेंस कि हमने सभी कुछ कर रखा था। जो हाँ आपको लगा होगा जो सवाल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुए हैं, या जो सवाल कुछ परसेंटेज ऑफ सवाल जो नए या अलग टाइप के हैं जो हमसे मिस हुए होंगे, डेफिनेटली कभी होंगे किसी पेपर में और मुझे वो पेपर नहीं मिला होगा, तो वही सवाल आपको जो है वो यहाँ पर देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। एक आध गलती जो हो रही थी उसको भी मैंने कोशिश किया है कि यार किसी तरीके से उसको मैं करेक्ट कर दूं, तो एक आध गलतियों को भी मैंने यहाँ पर करेक्शन करने की मेजरली करी है कोशिश। तो एक दो गलतियां थी उनको भी यहाँ पर करेक्ट कर दिया है फाइनली, तो उसको देख लीजिएगा। तो मेजरली ये पेपर, और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पेपर में वो ये है कि मैंने बताया आपके पेपर में 2026 में क्या वेरिएशन ला सकते हैं वो एज कम्पेयर टू 25। तो उन चीजों को आप जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप सिर्फ यही पेपर देख रहे हैं तो भाई थोड़ा मुश्किल रहेगा। मतलब मैं कुछ बहुत ज्यादा कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि यार टाइम पास ही है ये वाला पेपर। आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी, और मोस्टली बच्चे पुरानी वीडियोस ही देख कर आते हैं, तो वो फिर आपके लिए सारी चीजें आपको लगेंगी कि हाँ ठीक है आती हैं, सर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं बढ़ा के। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें मैंने स्किप भी करी कि भाई ये तो बता दिया। मतलब कितनी बार बताएं इंसान, दो एनईपी के पेपर इससे पहले हो गए, यूनिट वाइज वीडियोस हो गई, मतलब कितनी बार मैं सेम चीज बताऊं। मतलब मैं खुद भी भूलने लगा। अब तो एक साल पुरानी चीज हो गई, बहुत बार मैंने बोला भी है कि भाई मैं भूलने लगा चीजें। तो वही है आपका, आप समझदार बच्चे हैं, कोई खास ऐसी जरूरत है नहीं कि अब मुझे बहुत बिल्कुल स्पून फीड कराना पड़े। जैसा भी हो रहा है अपनी जरूर दीजिएगा टेलीग्राम पर। हाँ मैं अब आपके सारे नोट्स अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। तो फिर देखिए इस लेक्चर को और इंजॉय करिए। और एक चीज की, जैसे कि आपके सीनियर को मैंने बोला था कि यार पेपर रिकॉर्ड कर दो, काफी सारों से बात भी हुई, बट किसी ने सच फाइनली मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, थोड़ा सा डिले कर दिया बातों में। मतलब क्या बोलते हैं उसको, काइंड ऑफ घोस्ट भी कर दिया कुछ लोगों ने, मतलब मैसेज वगैरह नहीं करा। फिर मुझे खुद एट द एंड करना पड़ा, मैं ही करूंगा। बहरहाल उन्होंने नहीं किया रिकॉर्डिंग, तो खैर तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो पहला सवाल हम यहाँ पे देंगे। अच्छा एक चीज जल्दी से क्लिक हुई मेरे माइंड में कि जैसे आपके सीनियर्स ने तो नहीं करा रिकॉर्ड, आप लोगों में से अगर कोई चाहता हो ना रिकॉर्ड करना, मतलब आपका जो पेपर अब होगा 28 को आपका पेपर है, उसके बाद कोई होगा, तो अब आप अगले साल सेमेस्टर 4 में आ जाएंगे, मतलब अगले साल या नेक्स्ट सेमेस्टर आप सेमेस्टर 3 में आ जाएंगे। तो अगर आप सेमेस्टर 1 के पेपर्स रिकॉर्ड करना चाहते हो ना अपने जूनियर्स के लिए ऑन द चैनल, डेफिनेटली कुछ पेड करूंगा मैं आपको, ऐसी नहीं कि फ्री में काम करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आप मुझे डीएम वगैरह कर दीजिएगा, एक डेमो ले लेंगे फिर आपका। फिर अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके सीनियर्स ने तो करा नहीं भाई आपका रिकॉर्ड। हाँ डेफिनेटली एक दो सीनियर्स ने आपके मैथ्स की वीडियोस बनाई, इको की वीडियोस आई, बट और ज्यादा कोई खास केमिस्ट्री के लिए कोई ऐसा आया नहीं करने वाला जो कर सकता होगा। बात मानी नहीं, तो आप लोग आए तो यार प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, कुछ सीख के जाएं, कुछ सिखा के जाएं, और कुछ अपने लिए काइंड ऑफ पॉकेट मनी लेके जाएं, यही बोलूंगा। तो जरूर ट्राई करिएगा कि आप इसको, और पहले से ही मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर आपके एग्जाम्स के फौरन बाद हम आपकी बात कर लेंगे। और कुछ और भी अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो देखिएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड दे जस्ट वांट कि कुछ ना कुछ तो हो, तो मैं उनसे साथ भी डिस्कस करता हूँ कि हाँ यार आप कैसे, और अपार्ट फ्रॉम जस्ट डीयू परीक्षा पे काम करके, या और भी, बिकॉज कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकते लॉजिकली, हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और बड़ी कंपनीज में भी आप कैसे जा सकते हैं। बड़ी कंपनीज का मतलब ये नहीं कि आप हजारों की नौकरियां करें, स्टार्ट स्मॉल ही होगा भाई। कॉलेज स्टूडेंट से कोई आप बहुत हजारों में नहीं कमा सकते किसी भी चीज से, ठीक ठाक कमा सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कमाओ। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना हो डिस्कस, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन डीएम एट एनी टाइम। तो पहला सवाल यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, आयनाइजेशन एनर्जीज हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। फिर ये वाला सवाल देनी है, तो कुछ कुछ सवाल यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिख रहे होंगे जो ऑलरेडी डन हुए हुए हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, एंड आई थिंक ये वाला भी। तो ये तीनों तो आई थिंक कर ही रखे थे हमने पहले कभी। और बाकी को मुझे याद नहीं आ रहा, बिकॉज अब एक साल पुराना हो गया और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मतलब अब काफी ऐसा लग रहा है दिमाग में भूल चुका हूँ चीजें। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेमोराइज ऑल थिंग के कैसे कैसे समझाना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रह रहा था। इवन आई थॉट कि यार ये कोई आपका सीनियर बना दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट कोई ऐसा टर्न अप किसी ने करा नहीं। मतलब करा भी था तो मतलब कोई ऐसा सच, मतलब उनसे बात नहीं हो पाई, बिकॉज वो अग्री नहीं करे। एट दी एंड स्टार्टिंग में बोले था कि कर देंगे, तो इसी वजह से डिले भी हुआ है। वीडियो जो आपकी डिले हो रही है इसी वजह से मेजरली हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि समवन एल्स कोई कर देगा, या आपका सीनियर, मतलब काफी लोगों से बात चल रही थी, तो मैंने कहा कोई तो कर ही देगा, इतना वो नहीं है। बट एट दी एंड इवेंचुअली मुझे ही करना पड़ रहा है, तो तब ये थोड़ा और देर लग चुकी है इसमें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज होता है। हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। यही हमारे पास जनरल लॉजिक है, ठीक है। सो बोरॉन के से नीचे हमारे पास आता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए कम, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, गैलियम आता है। देन उसके बाद आता है बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ ठीक होता है। अब एज वी नो यहाँ से इस साइड जैसे ही हम आते हैं तो होता क्या है एग्जैक्टली,
यहाँ पर हमारे पास 3D इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग आ जाती है, एक फैक्टर यहाँ पर ये लग, ठीक है। ये बात समझ में आई सर? ठीक है। अभी देन उसके बाद हम क्या बात करें फर्दर? देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियम और थैलियम के केस में, इंडियम और थैलियम के केस में यहाँ पर भी एक फैक्टर आपका रोल प्ले करने आ जाता है। कौन सा आ जाता है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ जो फैक्टर आता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर आ जाता है, दैट इज 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे इन लोगों में दो फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं रोल, एक तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और आपका एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, बेसिकली डी ऑर्बिटल्स के लिए होते हैं। सो होता क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेरियम ठीक है सबसे आगे है, एल्यूमिनियम और गैलियम की लगभग लगभग बराबर होती है वैल्यूज, एल्यूमिनियम और गैलियम की लगभग लगभग वैल्यूज आपकी होती हैं बराबर। बट जो थैलियम है उसकी काफी ज्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो थैलियम की जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी देन इंडियम। तो थैलियम एक्सेप्शनली हमें बहुत हाई वैल्यू शो करता है। तो सबसे आगे बोरॉन है, दैट इज फाइन। उसके बाद उड़ के आ जाता है आपका हेलियम। देन उसके बाद अगर एक्चुअल में बात करें तो आपका गैलियम आता है, देन आपका एल्यूमिनियम आता है, देन आपका आता है इंडियम। तो ये ऑर्डर यहाँ पर बन जाता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें दो रीजंस, दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं, दैट जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने जैसे कि लिखी है, इनके बारे में आप यहाँ पर मेंशन करिएगा कि यहाँ पर हो क्या क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। बिकॉज एक तो यहाँ पर गैलियम का जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। ये जो 3D पुअर वाला जो एक फैक्टर पड़ा था उसको एक्सप्लेन कर दिएगा। देन और क्या इसमें बता सकते हैं, बट हाँ यही मेरे हिसाब से यहाँ पर बताया जा सकता है कि ये है, ठीक है। और बाकी यहाँ जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ये दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। ये भी काफी ज्यादा वैल्यू इनकी क्लोज होती है इंडियम के, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये आप 4f और 5d का मेंशन कर देंगे तो आपको लगभग पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इस सवाल की मैं बात करूं तो यार ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यार। इस सवाल में मुझे कुछ आराम से गड़बड़ लग रही है। वाई? बिकॉज आई वॉज चेकिंग कि यार मतलब मुझे भी नहीं पता था ये, या ना मैंने कराया ना ये पहले कभी आया कि ये स्टोर होता है। तो पता ही लगा कि यार ऐसा तो हम ऑलवेज नहीं, ये नेवर आना चाहिए यहाँ पर कि ये कभी हम स्टोर ही नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या बताया? IF7 में क्या आपको बहुत सारे फ्लोरीन दिख रहे हैं सर? 7-7 फ्लोरीन है, 7-7 फ्लोरीन है, तो ये बहुत अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है सर, कहलाएगा अगर फ्लोरीन ज्यादा है। तो होता है क्या है, अगर हम इसको ग्लास में स्टोर करेंगे, पायरेक्स ग्लास में स्टोर करेंगे, सो व्हाट इट डज बेसिकली, इट एक्चुअली रिएक्ट्स विद द सिलिका। तो IF7 जो है भाई साहब वो रिएक्ट कर जाता है आपकी सिलिका के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका फॉर्मूला होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर देता है सर। और आई थिंक ये यहाँ पर बताया था IOF5 प्लस SiF4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक्चुअल में होता है यहाँ पर, ना कि जो ऊपर वाली चीज है वो होती है। तो ये मेंशन किया गया है। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लगाऊं बैलेंस करने के लिए और यहाँ 2 लगाऊं तो आई थिंक रिएक्शन भी बैलेंस होगी। तो हाँ मेरे हिसाब से रिएक्शन फिर मैंने सही लिखी होगी जब बैलेंस होगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये बहुत पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो करेगा क्या है, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, उसके बाद हमारा क्योंकि सिलिका ही नहीं है, जिस चीज का ग्लास है वो नहीं है, तो हमारी बॉटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक वी कैन स्टोर इट। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देके जाइएगा मुझे इस वाले में, आप मतलब अगर कुछ आपको पता लगे। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एज आई वाज सर्चिंग फॉर दिस आंसर, मुझे यही एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मिली। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डायटोमिक कर सकती है बट सल्फर हमारे पास नहीं कर सकती। सो आई थिंक इसके बारे में तो डिस्कशन हुआ भाई है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्यों डायटोमिक की तरह बिहेव कर सकती है? सो द क्वेश्चन हियर इज, हमें क्या बताना है यहाँ पर, ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट करती है डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइल सल्फर एग्जिस्ट एज S8। इसका रीजन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सिंपल और सिमिलर आता है। क्या आता है? वो ये आता है कि ऑक्सीजन कहाँ का इंसान है सर? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं, यही एक रीजन आता है। वेर एज सल्फर की अगर मैं बात करूं तो सल्फर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्यों? क्योंकि साइज इसका क्या हो जाता है, थर्ड। तो 3p पाई जो बॉन्ड बनेगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिटी स्ट्रॉन्ग। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना लेता है, दैट्स वाई यहाँ पर होता है। वेर एज यहाँ पर एज सच कुछ
नहीं हो सकता, और उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ इसका लार्ज साइज। तो साइज इसका ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है आपका, जिसको हम क्राउन शेप स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कशन करा ही था अपने वीडियोस में। तो ये यहाँ पर इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ एल, इसको तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैंने मार्क करा था, तो अब मान के चलिए इस बार भी कुछ ना कुछ इससे सवाल आपके पेपर में आ ही जाएगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के बारे में बात करती, क्या कोई भी मेटल हो उसको हमने अमोनिया में डिप करा, तो होता क्या है, आपने मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया और जो मेटल है वो एक साथ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स या ऐसे ही नॉर्मल भी उसमें रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड केटायन। बेसिकली अमोनिया ये मेटल है, जैसे कि वाटर हमने हाइड्रेशन पढ़ी थी ना, वैसे ही अमोनिया भी सेम तरीके से यहाँ पर ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देख सकते हैं काइंड ऑफ हो जाती है, सॉरी डेल नेगेटिव से होगी इसलिए। नाइट्रोजन इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन कर लेता है, तो वही यहाँ पर होता है जैसे सॉल्वेटेड आयन वैसे ही है। तो सॉल्वेशन यहाँ पे सॉल्वेंट अमोनिया है, तो यहाँ सॉल्वेशन हो जाती है तो अमोनिएटेड केटायन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो लूज होते हैं उसको बोलते हैं हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या क्या प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ब्लू कलर का होता है, कंडक्शन होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन की बढ़ा दें या हम इसको देर तक छोड़ दें तो सोल्यूशन डायमैग्नेटिक हो जाता है और ब्रोंज और कॉपर कलर का हो जाता है। तो होता है क्या, अगर लॉन्गर टाइम के लिए हमने छोड़ दिया तो यहाँ पर हमारे पास मेटल अमाइड बन जाता है। और कौन कौन नहीं देते, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो मेरे हिसाब से इस बार आपको यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में बताइए, तो ये लोग ये करते नहीं है। तो अब पूछा क्या था हमसे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आप बता देंगे। कैटिनेशन टेंडेंसी की यदि हम बात करें तो कार्बन हमारे पास क्यों शो करता है मैक्सिमम टेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं वही इसका सेम रीजन है। एक तो सबसे पहले कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है भाई साहब, एक्सेप्शनली वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इतनी होती है सर। अच्छा जी, बिल्कुल। तो कार्बन बहुत खतरनाक बॉन्ड बना सकता है, और इसकी दूसरी चीज कैटिनेशन के साथ ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, दैट इज ये 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है अदर कार्बन के साथ। ये हो गया। देन एक और चीज की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड भी बना सकता है साहब, तो पी पाई बॉन्ड भी ये बहुत अच्छा बना सकता है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देन फर्दर अगर बात करें तो और हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 ही है, इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 ही है। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अगर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये हाइड्रोलिसिस वगैरह भी नहीं करता, ना ऑक्सीजन वगैरह ऐसे कोई लिगेंड अटैक नहीं कर सकते इस पे, तो ये भी एक इसका रीजन बोला जा सकता है। तो आई थिंक इतना काफी रहेगा लिखने के लिए, तो ये सब आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और ऐसे सवालों में जब हम करते हैं ना तो इन सवालों को बड़ा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप समझाएंगे कैटिनेशन होती क्या है। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन थ्रू सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ठीक है। उसके आप एग्जांपल दिए कि बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, और किसी की तो नहीं होती, पूरी दुनिया में कार्बन मौजूद है, क्यों मौजूद है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन ओनली, बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी ओनली, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए। देन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड थिंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 की हाइट। तो ये आई थिंक ये बात कर रखी थी कहीं ना कहीं लेक्चर्स में हमने, दैट इज ये वाला सवाल आपके सामने जैसे कि यहाँ पर आया था, तो आपका इस बार इन्होंने पूछा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो हो सकता है ये दोनों भी पूछ लें आपसे। तो सबसे पहले डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या बात करी थी हमने, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा तो हमारी क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन की बॉन्ड बढ़ी, आर्सेनिक हाइड्रोजन की और बढ़ी, एंटीमनी हाइड्रोजन की बॉन्ड और भी ज्यादा बढ़ी। मानते हो या नहीं मानते, मान गए सर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कम, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम तो ऑब्वियसली इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, इतना समझ में आया, आ गया। जैसे ही थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज मतलब कि हीट देने पर जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या H प्लस भी जल्दी निकल जाएगा या नहीं, सर बिल्कुल निकल जाएगा। अगर H प्लस जल्दी निकल गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी, और अगर हमारे पास H प्लस वही जल्दी जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी रिड्यूसिंग पावर भी उस आदमी की बढ़ जाएगी कि वो जल्दी रिड्यूस कर पाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में पूरा आके समझा देंगे कि यार ऐसा ऐसा हमारे पास होता है, कि ऐसा ऐसा हमारे पास होता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन इन चीजों पर हम ओवरऑल आप माइंड मैप बनाते पाइएगा तो चल जाएगा। तो सेम आपका ये बात करी थी मैंने कि सभी लोगों के लिए है, दैट इज 16 वालों के लिए भी, 17 वालों के लिए भी लगभग सेम ही बात रहती है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। ये वाला सवाल आई थिंक जो मुझसे एक गलती हुई है, जितना मैं आपको आई थिंक यही था वो सवाल कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो काफी बच्चों ने मुझे बताया SnCl4 था, तो हाँ दैट इज ट्रू कि यहाँ पर आपकी बेसिकली बेटा SnCl4 ज्यादा स्टेबल है ना कि SnCl2। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर हम बात करें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, हाँ है ना, ये था ना।
तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपकी +4 ज्यादा स्टेबल होती है, यहाँ पर आके आपकी +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये इस चीज को आप एक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा सच पूछा तो नहीं था, आई डोंट थिंक। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में ही आपको बताना होगा कि हाँ, इसके नीचे जाएंगे तब आपका ज्यादा लगेगा, बट हाँ यहाँ पर SnCl4 स्टिल स्टेबल। तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो रीजन समझाया था ना, उसको डिटेल में समझा दिएगा, जहां पर भी इनर्ट पेयर कि आपको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो वाली चीजें बता दिएगा कि आयनाइज करने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो ज्यादा है, या बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा है, तो उस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटर हेलोजन बच्चा बच्चा बता देगा कि भाई मल्टीपल हेलोजन्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो सूडो हेलोजन की भी बात करी थी, इंटर हेलोजन की भी बात करी थी, यहाँ पर दोनों के बारे में बात करी थी। क्या डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनना इस बेसिकली, और इंटर हेलोजन अलग अलग तरीके के यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हमने देखे, यहाँ पर बहुत प्रकार के इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की यहाँ पर बात करी थी क्या होता है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में हमें मेजरली बताना क्या है, तो वो हम बता देंगे यार कि आपके डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोल देते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं हम कि हाँ दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, कहीं ना कहीं तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, देन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, देन ये लोग होते हैं। साइज डिफरेंस होता है यहाँ पर, क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो है साइज डिफरेंस आ जाता है, और साइज डिफरेंस जहां पर आ गया दो लोगों के बीच में, वहीं पर उनका बॉन्ड वीक होगा, ये हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। और क्या बात करी जा सकती है, और दूसरी ये भी कि कहीं ना कहीं दे आर रिएक्टिव, अच्छा ये आ गया वीकर आ गया। दूसरा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके पोलर भी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस आ गया, ये भी चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप लॉजिक लगा के भी और भी कुछ चीजें बता सकते हैं। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में माना है, आई होप सो ये सॉलिड स्टेट एक्चुअल वाली सॉलिड स्टेट बात कर रहे हो, ClF3 की बात ना कर रहा हूं। तो अगर जितना मुझे पता है ClF3 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा आपका ClF2 और ClF4 नेगेटिव, जितना मुझे याद आ रहा है, आई होप सो मुझे सही याद आया। तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका तो आप टी शेप बना दोगे, है ना। हाँ, सिमिलरली अगर मुझे ICl3 का बनाना है तो इसका भी मैं टी शेप बना दूंगा। बाकी आप लोग प्लीज इसका जरूर मुझे बताइएगा। बट अगर सॉलिड स्टेट की बात हो तो ये भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ICl2 पॉजिटिव होता है, और ये आपका ICl3 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव होगा। दोनों का सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले की बात करूं, बनाना ही है ना स्ट्रक्चर, हाँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाई थी ये चीज। नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो एक फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, ठीक है। तो चार हमारे पास फ्लोरीन एटम्स है। क्लोरीन की यदि मैं बात करना चाहूँ तो क्या बात कर सकता हूँ सर, आप क्लोरीन के बारे में ये बात कर सकते हैं कि क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स होंगे। सो बेसिकली आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 तो फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन आपके बचे। तो 4 मतलब ये आपके 2 लोन पेयर्स हो गए। तो 2 लोन पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और 2 लोन पेयर जहां पर ऐसे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगा। यानी बस इतना मुझे बताओ सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जिन बच्चों को ये याद है कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा यार, मतलब अगर आप केमिकल बॉन्ड नहीं देख कर आओ तो ये क्या ही चीज है फिर। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये ClF है। यहाँ पर आओ तो सर पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है बेटा, अच्छा ये भी कोई पूछे सर नेगेटिव फ्लोरीन पर ही क्यों, क्लोरीन पर नहीं हो। तो नेगेटिव आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आता है, और पॉजिटिव आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आता है। ऑब्वियसली मैं ऑनर्स वालों को तो नहीं समझाऊंगा, हाँ। जब मैं लाइफ साइंसेज वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा था तो उनको मैं थोड़ा ज्यादा बता के चल रहा था, क्योंकि आई वाज अज्यूमिंग कि हाँ उनको नहीं पता होगा। देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि वो कितनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, पर हम लोग तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तभी केमिस्ट्री ऑनर्स लिया है, और सेमेस्टर 1 में भी ठीक ठाक लेवल की केमिस्ट्री पढ़ी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर तो हमने उसी में देख लिए थे अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले में। यहाँ देखो तो पॉजिटिव किस पर आएगा, क्लोरीन पर। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 7। एक इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि प्लस चार्ज है, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। दो ने बॉन्ड बना लिया, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर, और ये आपके 2 लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो ये तो मेरा पानी के जैसे स्ट्रक्चर होता है वो नजर आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, खत्म। बेंड शेप आ जाएगी। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। सेम ICl2 पॉजिटिव कैसा होगा, ICl4 नेगेटिव कैसा होगा। तो आई डोंट थिंक यहाँ कुछ करने की जरूरत है। अब वेन आर्गल डिबोर प्रोसेस, अब मुझे नहीं पता यार ये वेनेडियम और थोरियम के लिए भी होता है। दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन आई सर्च ऑन द इंटरनेट। यही मना कर रहे थे कि वेनेडियम और थोरियम के लिए तो होता ही नहीं, बट एग्जाम में आ गया तो कैसे टैकल करना है उसकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करना है हमें ये होता क्या है। तो भाई इट इज अ टाइप ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। तो आपको हर सवाल को बड़े करने के लिए ये लिखना है वो होता क्या है। क्या होता है इसमें, एक मेटल है उसको हम वॉलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वॉलाटाइल कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसकी वेपर, जो वेपराइज, जिसकी वेपर बन सके, और फिर हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं मेटल में। तो आप इन जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं, मेटल
प्लस कोई भी X2, और ये बना दिया आपका, इसको मान लेते हैं आपने MX2 बना दिया विच इज अ वोलेटाइल कंपाउंड। फिर आप इसको फर्दर हीट करोगे और ये आप कर लोगे। ऐसा कुछ आप बताओ, ठीक है। तो उससे होता क्या है, सबसे पहले मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड विच विद एन अवेलेबल रिएजेंट। तो ऑब्वियसली ये जो एक्स है दैट शुड बी इजीली अवेलेबल, ऐसा ना हो कि हमें इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो वोलेटाइल कंपाउंड हो वो इजीली डिकम्पोज हो, ऐसा ना हो कि मेटल ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया और साहब ये तो बॉन्ड ही नहीं तोड़ के दे रहा, हम हीट करे जा रहे हैं, हम 500 600 डिग्री सेल्सियस ले गए, हमने 1000 डिग्री सेल्सियस हम हीट फर्नेस में ले गए, ये बॉन्ड ही नहीं टूटा। भाई पैसे सारे के सारे चले जाएंगे, हम कहेंगे रहने दो, हमें इम्प्योर से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी दो बेसिक चीजें हैं। अब इसी के चलते हुए हमारे पास आती हैं दो चीजें, दैट इज की बॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल रिफाइनिंग। इसमें होता क्या है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, बट हमें किसकी बात करनी है, वेनार्कल डिबोर प्रोसेस। तो वेनार्कल ये आपका जो है जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए होता है। तो इसमें हम करते क्या है, इस दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द इम्प्योरिटी। इन लोगों में तो करते क्या है, मेटल को हम हीट कर देते हैं विद आयोडीन। तो द मेटल आयोडाइड बीइंग मोर कोवलेंट वोलेटिलाइज। तो यहाँ पर बिकॉज आपको पता है स्मॉल केटायन लार्ज एनायन वाला हिस्सा अब और +4 चार्ज आ चुका है यहाँ पर, तो हाई चार्ज आ गया, तो इसका कोवलेंट नेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोवलेंट नेचर अगर बढ़ गया तो आयनिक नेचर ऑब्वियसली कम होगा, तो ये बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर टंगस्टन के फिलामेंट में इलेक्ट्रिकली हीटेड कर देते हैं, अबाउट इतना। और फिर हम फाइनली देखते हैं, तो यहाँ पर जो मेटल था, इस मेटल के आसपास हो सकता है नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज हो। अब यहाँ पर जो ये आदमी पहुंचा है, यहाँ पर ना ही नाइट्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यहाँ पर एकदम प्योर पहुंचे। तो इसको हमने उड़ा के कहीं और दूसरे बीकर में ले गए होंगे हो सकता है। फिर वहां जो दूसरे बीकर में लेकर गए, अब हमने इसको तोड़ दिया, तो अब यहाँ जो ये आदमी मिला, इसमें ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन, खत्म। तो दैट्स हाउ यू गाइस कैन एक्सप्लेन। तो जर्कोनियम के लिए आप सेम रिएक्शन लिखोगे, और आपका टाइटेनियम के लिए भी आप सेम ही रिएक्शन लिख देना। वेनेडियम और थोरियम के लिए भी आई रिकमेंड कि आप सेम ही रिएक्शन लिख देना, बिकॉज आई डोंट नो कि और इसके लिए क्या रिएक्शन होती होगी। स्कैंडियम, हाँ मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली सेम ही आएगी, बाकी आप लोगों की क्या राय जरूर बताइएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, हीलियम और वो क्यों नहीं बनाते। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि क्लेसरेट कंपाउंड्स का आगे टॉपिक लिया है ना, एक सवाल आया वहां से, तो उस पर बात करेंगे। वाई डज दिस, इसने ऑक्साइड बनाया, इसने पर ऑक्साइड, इसने सुपर ऑक्साइड। तो उसका सिंपल सा रीजन, ऑक्साइड इज दिस, अग्री, बिल्कुल, O2 नेगेटिव। पर ऑक्साइड इज बेसिकली क्या होती है, O2 नेगेटिव, है ना। पर ऑक्साइड आपकी होती है O2 नेगेटिव, हाँ। तो ये आपका है Na2O2, ठीक है। ये आपकी क्या है, पर ऑक्साइड आ गई। आई होप सो मैंने कुछ गलती ना करी। देन हमारी क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, सो दैट इज O2 सिंगल नेगेटिव, मतलब KO2 या RbO2। ध्यान से सुनना समझना, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। क्या देख सकता हूं मैं यहाँ पर, दो लिथियम, एक ऑक्सीजन, दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक रुबिडियम। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें, आ जाती है बात ले दे के केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के ऊपर, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, कौन किसको स्टेबलाइज कर रहा है, वहीं पर बात आई। तो लिथियम की मैं बात करूं, इसका कैसा साइज है, स्मॉल साइज है। तो बिकॉज इसका स्मॉल साइज है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है हमारे पास, स्मॉल है, इसकी चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर ये करता क्या है यहाँ पर, और छोटे साइज होने की वजह से ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, तो एक सिंगल एटम, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, अकेला है, एक ऑक्सीजन है और दो लिथियम है, लग रहा है ना फॉर्मूले से। तो यहाँ होता क्या है, बिकॉज ऑक्सीजन भी छोटा है और लिथियम तो वैसे भी और छोटा ही है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल केटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन। तो ऑक्साइड आयन है हमारे पास एक, और एक लिथियम आयन है। तो स्मॉल केटायन जो है वो स्मॉल एनायन को स्टेबलाइज करता है, सबसे पहले ये कंसेप्ट आप लिखेंगे। देन लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन, फिर आप ये लिखेंगे। अब O2 नेगेटिव आ गई हमारे पास सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, दो सोडियम आपके और दो ऑक्सीजन, दो सोडियम दो ऑक्सीजन। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं, सोचिए जरा सा। सो बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इसका साइज सेम, ये स्मॉल आ गए, ये लार्ज वाले आ गए, ये मीडियम वाले आ गए। तो मीडियम वाले लोग आपके मीडियम वाले उसको करेंगे स्टेबलाइज, लार्ज वाले आपको यहाँ। तो लॉजिकली सोचिए, ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन के लिए दो लिथियम लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज जो है वो काफी छोटा है। तो ठीक है, यहाँ पर दो लिथियम चाहिए हमें ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर अगर मैं हूं
दो ऑक्सीजन के लिए दो सोडियम लग रहे हैं, दो ऑक्सीजन के लिए दो सोडियम, क्योंकि सोडियम का साइज ठीक ठाक है, मीडियम साइज है, तो इक्वल इक्वल लग रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, दो ऑक्सीजन के लिए एक रुबिडियम एक पोटेशियम, क्योंकि इनका बहुत बड़ा साइज है, तो ये बोलेंगे हम दो दो ऑक्सीजन एटम्स को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये यहाँ पर ये लोग बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोग भी यहाँ पर इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो वही सेम आप लार्ज उसका बोलेंगे, लार्ज वाला। दूसरा आप बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी विद ऑक्साइड ओनली, उसकी परऑक्साइड के साथ, उसकी सुपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते। अब आगे बढ़ जाता फिर हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर साइनाइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, देन B2S6 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, देन केमिकली इनर्ट क्यों है, वो क्यों क्वाइट रिएक्टिव क्यों है, इसकी बात करनी है। तो आइए जरा यहाँ पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ B2S6 है, तो आइए इसी के बारे में देखें। तो B2S6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाना है सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो B2S6 का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर BH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं? हाँ, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी हम बोलते हैं कि हाँ फुल ऑर्बिटल है। बट ये क्या है, अभी वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर होता क्या है, दो लोग मिलकर डायमराइज कर लेते हैं। अब ना हो और लोगों की तरह इनके पास कोई ऐसा एटम नहीं है, जैसे AlCl3 की हमने डायमराइजेशन देखी तो वहां क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करके करा रहा था, बट हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन बोरोन मिलके बातचीत बिठाते हैं कि यार ऐसा करते हैं, हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो हम यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स का यूज करके एक बॉन्ड बनाते हैं। जनरली क्या होता है, दो ऑर्बिटल से एक बॉन्ड बनता है, दैट इज मान लीजिए आपका 1s1 हाइड्रोजन का लगता है। जैसे इस बॉन्ड को देखूं तो हाइड्रोजन के पास 1s1 का इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को मान लेते हैं ये 2s1 का इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन ले जाओ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो, तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। बट इन दिस सिनेरियो होता क्या है, यहाँ पर कहते हैं यार एक आप अपना ऑर्बिटल दो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक आप अपना ऑर्बिटल दो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक आप अपना ऑर्बिटल दो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम तीनों लोग मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल देते हैं, या बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। थ्री सेंटर का मतलब क्या है, आपका बेसिकली तीन ऑर्बिटल्स लग रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन आपके दो ही हैं, और जनरली हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हो जाती है। बॉन्ड का नेचर क्या है, sp3s यहाँ पर आ जाते हैं। तो एंगल्स के बारे में हमने बात करी थी, तो ये सारी बातें करी थी, बट आपको सिर्फ बॉन्डिंग ही समझानी है। फिर क्या करेंगे यार, रिएक्शंस के बारे में। तो आपका B2S6 की पानी से रिएक्शन कराइए मैंने, हाँ यहाँ पर ये आपका बन रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ, तो अमोनिया और हीट लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाई टेम्परेचर की बात है। तो यहाँ पर आप इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल देंगे कि बोरोन नाइट्राइड बन रहा होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन टेल। अब आगे बढ़े उसकी तरफ, दैट इज साइनाइड प्रोसेस। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको हाइड्रोमेटलर्जी से पता ही लग रहा होगा कहीं ना कहीं आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल की रिडक्शन, मानते हो या नहीं मानते? तो वही सेम आपका हाइड्रोमेटलर्जिकल को उसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दोगे, जिसका एक नाम मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना ही है। तो यहाँ अगर हम सवाल देखें, हाँ लिखा हुआ है या तो साइनाइड प्रोसेस करना क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि आप जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट विच इज एक्चुअली वाटर, तो आप बोल दोगे क्या, ये आपका हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होगा। और इसको HMR हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन भी बोलते हैं। करते क्या है इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी आपका एक, जैसे यहाँ पर आपका कोई मेटल है, उसको हमें प्योरीफाई करना है, तो उसकी हम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस दैट इज वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो मेटल पहले ऑक्सीडाइज होके साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स बना है साइनाइड का, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है साइनाइड का, इसको हम किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहना चाहे, रिड्यूसिंग या हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराते हैं, दैट विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स। तो यहां से ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये प्योर बंदा हमें बाहर मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर प्योर मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए आप सेम रिएक्शन छाप के आइएगा, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस। देन अगर हम यहाँ पर बात करें तो केमिकली इनर्ट क्यों होता है नाइट्रोजन, और इसका भी वही सेम। बहुत बार यार ये वाले कंसेप्ट पर बहुत सवाल पूछते हैं
कि कौन रिएक्टिव इनर्ट, तो आपका यार पी पाई वाली टेंडेंसी कि नाइट्रोजन यार स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इसका ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑब्वियसली तीन बॉन्ड बन गए, तो कौन कह सकता है कि ये रिएक्टिव होगा। वेराज अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस गरीब सिग्मा बॉन्ड ही बना पा रहा है, पाई बॉन्ड इसका वैसे ही अनस्टेबल होगा, तो ये बनाता ही नहीं क्योंकि ये 3p का बंद आ गया। तो पाई बॉन्ड ये दूसरा बनाता नहीं, तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली वो रिएक्टिव होने ही वाला है ना, थर्ड तीन बॉन्ड वाले से। हाँ सर, तो ये आ गया बेसिक। अब इन्होंने बोला है एलोट्रोप्स के बारे में भी बता दो। तो एलोट्रोप्स के बारे में जब हम फर्दर आए तो और हमें कुछ पता लगता है। क्या पता लगता है कि भाई व्हाइट फॉस्फोरस अलग, रेड फॉस्फोरस अलग, और रेड वाला क्या होता है पॉलीमरिक होता है, और व्हाइट वाला जो होता है मोनोमर होता है, जिसमें क्या होता है भाई खतरनाक एंगल स्ट्रेन होता है। और ये होता है असली रिएक्टिव। ये बंदा है असली रिएक्टिव के भाई, जो पड़े पड़े भी चमक रहा है, जिसकी केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, मतलब वो नेचर में भी पड़ा हुआ होता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ वो ग्लो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो रेड है पॉलीमरिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इसका, आप बोल सकते हैं क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इसका लो होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो बस आपको यही मेजरली बताना है कि व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आप बना दिएगा, रेड का स्ट्रक्चर बना दिएगा, पॉलीमरिक बता दिएगा, रिएक्टिव बता दिएगा, लॉजिक दे दिएगा क्यों केमिल्यूमिनेशन, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, और यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड आपकी जो है वो डेफिनेटली 60 डिग्री के एंगल पर नहीं है। लॉजिकली वही आपका टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो आपका 109 डिग्री लगभग एंगल होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई। तो बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पर देखो आपसे रिंग स्ट्रेन के बारे में, वाइल्ड फॉस्फोरस इज स्टेबल रिलेटिव टू दिस, ये सारी बात यहाँ पर हमने करी है। और यहाँ क्यों बात करी थी कि क्योंकि भाई P2 मॉलिक्यूल तो भाई बहुत ही मुश्किल से एग्जिस्ट करेगा, पाई बॉन्ड एकदम खराब बनेगा। अच्छा, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करी थी, मतलब मुझे याद नहीं था, तो ठीक है, अच्छा कर दी थी तो अच्छी बात है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आई होप मैंने सही ऑर्डर वहां पर लिखा हो स्टार्टिंग पहले वाले सवाल में। तो ये आ गया, मतलब मैं भूल गया, वही चीज है कि मैं भूल चुका हूँ काफी सारी चीज़। मुझे लगा था ये वाला सवाल नहीं करा था, बट कर रखा है कहीं ना कहीं डिस्कस कुछ कुछ बातें, और वही सवाल आए। तो रिपीट होते रहते हैं सवाल, बट ऑब्वियसली टाइम के साथ मैं भूले जा रहा हूँ चीजें, क्योंकि टाइम यार हो ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम आना चाहें, तो क्या कहता है सवाल, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, इसके बारे में बात करी थी मैंने कुछ। चलो अभी देखते हैं। देन क्या है यहाँ पर, बेसिक बेरिलियम एसिटेट है। इस वाले पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज मैंने कुछ यहाँ पर गलत बता दिया। दिस इज व्हाट आई अग्री विद ऑल ऑफ यू, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। फ्लेम कलरेशन की प्रॉपर्टीज बतानी है, ये तो बहुत बार डिस्कस करा है। एलोट्रोप्स के बारे में भी डिस्कस करा है, तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हमने करी है, आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज कुछ भी। अब सो लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर तो फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई थिंक इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया था उस तरीके से कहा था कि भाई आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछिए कि आपसे किसने बोला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम बातें। भाई उल्टी बात है, ये क्या बात कर रहे हो आप। कोई बात नहीं अगर वो है तो, बट ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको आंसर फ्रेम करना है। तो आंसर फ्रेमिंग में हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि जनरली वी थिंक कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो खुद सॉरी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी खुद क्या बोल रहा हूँ, खुद वो रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स दूसरे को अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा, तो हम ये सोचते हैं। फिर हमने बात करी थी कि यार फ्लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट, इट्स अबाउट कि आपका फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड कितना वीक है। देन फर्दर वी डिस्कस कि यहाँ पर आपका ये जो आयन बना है ये कितना ज्यादा स्टेबल है। तो ये इन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें, हमें करना क्या है, हमें फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा, और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है। ठीक है, मान लिया वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उसकी ज्यादा है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमें और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा जो फाइनल एनायन बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो यही दो बातें हमें करनी है और ये लिखनी है। हमें बताएंगे कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक तो उसकी बॉन्ड एनर्जी वीक है, क्योंकि उसका बॉन्ड काफी कमजोर है, तो वो कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक फायदेमंद चीज है। सिमिलरली जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फ्लोराइड आयन बनाएगा, दैट इज प्रिटी स्टेबल। और अगर वो एक्वस सोल्यूशन में है कभी गलती से, तो भाई हाइड्रेशन होगी यहाँ पर। क्यों? साइज छोटा है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज को ठीक ठाक तरीके से स्टेबल कर लेगा। तो ये तीन फैक्टर आप लिख दीजिएगा और आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए यार, तो मेरे हिसाब से ये
थर्मल स्टेबिलिटी की तरह ही जा रहा होगा मेरे हिसाब से। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो वाटर से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो टुवर्ड्स वाटर स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से CH4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। एक फैक्टर ये आ गया, तो एक फैक्टर क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है, दूसरा फैक्टर कि CH4 और SiH4 से ये आप समझ जाएंगे, ये 2p का बंदा है, ये 3p का बंदा है। अगर ये 3p का मतलब थर्ड पीरियड का, तो इसके पास क्या वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी होगा? हाँ। तो ये तो हाइड्रोलाइज्ड होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3d नाम की तो ये हाइड्रोलिसिस होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो पहले d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देता है, देन ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये आपका प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस का, कि ये जो पानी है ये डी ऑर्बिटल में एज ए लिगेंड की तरह आता है, पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, देन बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बट इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। बाकी लोग हाँ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद यही ये जानना चाहते होंगे, क्या ये कंसेप्ट आपको पता है या नहीं, और थर्मल स्टेबिलिटी का। इस पर आए जो कंट्रोवर्सी वाली, कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं था कि लड़ाई वड़ाई होगी, इन द सेंस की ओपिनियंस आ रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, एंड दैट वाज करेक्ट, कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। आई डोंट नो कैसे हो गई, बट अब तो करेक्ट कर ही रहे हैं, चलो हो जाती है। वैसे इंसान से नहीं होंगी तो किससे होंगी गलती। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ का रीजन बताएं। तो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ की, कहीं ना कहीं हम बात करें अपने एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अ लॉट। अच्छा एक चीज यहाँ पर मुझे ये सवाल भी है, देखो आपके पहले क्वेश्चन क्या बताया मैंने, उन्होंने लिख रखा है कि क्यों ऑलवेज स्टोर्ड होता है ग्लास पायरेक्स बॉटल में। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है आपका। प्रीवियस ईयर में ही, मतलब मुझे, मैं बता ही रहा था कि मैं भूल चुका क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये तो मेरे दिमाग में है ही नहीं अब चीजें। तो प्रीवियस ईयर का जब मैं अपना स्लाइड से देख रहा था, तो मुझे ये सवाल मिला कि यार ये सवाल मैंने करवा रखा है क्या, कि स्टोर्ड नहीं करते और उन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है। अब ऑब्वियसली आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे या करेक्ट करवाया होगा, जो भी होगा ड्यूरिंग एग्जाम, बट क्वेश्चन पेपर में वो सवाल अब मैं श्योर शॉर्ट बोल सकता हूँ गलत था, और मैंने यही रिएक्शन लिखवाई थी। मुझे नहीं याद था कि ये मैंने करवा दी थी, मैंने बैलेंस करा के कंफर्म करा, बट ये रिएक्शन मैंने करवाई थी। तो यार मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी ये चीज करवा सकूँ, वो भूल जाते हैं। अब एक साल हो गया चीज, अब मैं प्रूफ तो करूंगा नहीं बैठ के, वो तो अब आप लोगों को है ही भरोसा, तो प्रूफ करने वाला कोई सीन है नहीं। तो कहाँ पर था मैं, क्या बात चल रही थी यार, भूलवा दिया ना। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आइए इसको समझने की करते हैं कोशिश, कैसे समझेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं, तो HClO में आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने आंसर करा ऑक्सीडाइजिंग पावर का। पहले मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात करना चाहूंगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में आप बनाते हैं सबसे पहले सभी के कॉन्जुगेट बेसिस। तो मुझे कोई बता सकता है किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा कॉन्जुगेट बेस? सर वो कैसे बताएं? तो आप बताओ बेटा, कॉन्जुगेट बेस क्या क्या किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पर करेगा। हाँ तो बेटा सबकी सब में क्लोरीन है, तो ऐसे क्या बता सकते हो? हाँ सर ये भी नहीं। तो कुछ और चीज? सर रेजोनेंस, बिल्कुल सही आपने बोला। तो यहाँ पर आप जब रेजोनेंस कराएंगे तो आपके पास 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर नो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपका कोई खास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ ऐसे रेजोनेंस सबसे कम, यहाँ ज्यादा, तो यहाँ तो कॉन्जुगेट बेस किसका स्टेबल? इस आदमी का तो सबसे ज्यादा एसिडिक। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ठीक है सर। इट्स ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने इजीली आपका जो OCl बॉन्ड है इसको आप ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का सारा दारोमदार है इन चीजों पर। तो मैंने जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि यार इसकी +1 है, इसकी +3 है, इसकी +5 है, इसकी +7 है, तो आपका ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने आंसर कर दिया था। बट दैट इज यस करेक्ट, इनकरेक्ट, वो उस तरीके से हमें आंसर नहीं था। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज बेसिकली कि आप कितने इजीली नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हो। आपको हाइड्रोजन पर का अगर याद हो कुछ मैकेनिज्म, तो आप समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज इट्स की आप कितने आराम से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर दोगे, सो दैट सामने सॉरी सो दैट सामने वाला कंपाउंड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ये होता है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहीं पर आ जाओ, इन सभी जगहों में क्या ये अगर इसने ऑक्सीजन रिमूव कर दी, तो ये क्या कुछ इसकी तरह दिखने लगेगा? सर बात तो समझ में आ रही है। और अगर ये इसकी तरह दिखना शुरू हो गया, तो क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम नहीं हो जाएंगे? हाँ,
तो क्या इसकी स्टेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? हाँ सर। तो क्या ये चाहेगा ऑक्सीजन लूज करना? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा ऑक्सीजन लूज करना, क्योंकि अच्छा खासा बंदा स्टेबल है और अनस्टेबल होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये गलती हुई थी डेफिनेटली, विच आई एम एडमिटिंग कि हाँ ये गलती हुई थी, और ये मैंने यहाँ पर अब करेक्ट कर ली है। तो यहाँ पर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की, और आपका इजीली ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। तो दिस इज द एक्चुअल या एग्जैक्ट रीजन, कहीं ना कहीं हम बात करना चाहें रिलेटेड टू द हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किस बात पर डिपेंड कर रही है कि कितना इजी हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज है। ठीक है, तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें टुवर्ड्स फ्लेम, तो आपको सबसे पहले एक तो फ्लेम कलर आई थिंक मैंने वन शॉट में बताए होंगे, जितना है रिमेम्बर। तो आप एक तो कलर फ्लेम बताएंगे, और क्या पूछा इन्होंने, क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज में मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज में क्या ही बोल सकता हूँ, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की टुवर्ड्स फ्लेम कलरेशन बता सकते हैं कि ये फ्लेम कलर किस वजह से आता है। तो आप बोलोगे कि ये होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है, इसको जैसे ही हम हीट दे दें तो ये हाई एनर्जी शेल में चला जाता है, फिर हाई एनर्जी शेल में से जब ये वापस आता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। अगर वो एनर्जी SC/λ को करस्पॉन्ड कर रही होती है तो हम बोल देते कि हाँ यार SC/λ को अगर ये एनर्जी करस्पॉन्ड कर रही है, अगर ये एनर्जी SC/λ को करस्पॉन्ड कर रही है तो मैं बोल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एनर्जी उस वेवलेंथ को करस्पॉन्ड कर रही है जो विजिबल रीजन में है तो कलर आ जाता है, ये बता देंगे। फिर आप बोलोगे बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते ये, बाय बिकॉज वो टाइटली हेल्ड होता है उनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन लाई नहीं करेगा विजिबल रेंज में, तो ये बता सकते हैं। देन बेसिक बेरिलियम, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब PYQs की शुरुआत ही मैंने कॉम्प्लेक्स वाले लोगों से करी थी, क्राउन ईथर्स वगैरह, भाई सवाल आएगा ही आएगा। और मेरे हिसाब से आपके पेपर में शायद बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट से पूछे, इस बार होते सिमिलर ही, बट अच्छे से करके जाइएगा उसको, क्योंकि 2 साल सेम चीज पूछना ना थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि एकदम सेम चीज आप क्यों पूछ रहे हो व्हेन यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव है तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ उससे ऑल्टरनेटिव ही पूछने की कोशिश करो। तो बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का आप करके जाइएगा, वैसे आप लोग PYQ देख के आए तो कर लिया। तो ये स्ट्रक्चर बनाया था कैसे, वह सबसे पहले सिंपल सा वही गरीबों वाला स्ट्रक्चर था, बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उसके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, पहली चीज ये हुई थी। फिर एसिडेट आयन के बारे में बात करी थी कि एसिडेट में भी सेम एक कोऑर्डिनेट एक कोवेलेंट, तो इसमें कुछ समझ नहीं आता, फिर हमने डिटेल में यहाँ पर बनाया था कि देखो जनाब, ये है आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ये है आपका फॉर्मूला। ऑक्सीजन यहाँ पर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हर बेरिलियम के पास 2 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, हर बेरिलियम के पास 2 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, हमने ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करी थी। तो ये डिस्कशन हो गया था यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर है उसके पास कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। तो और बॉन्डिंग की अगर हमने बात कुछ करी तो हम यहाँ देख सकते हैं हर एक बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, sp3 ही है। तो डिटेल में इसको आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा। और अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया कोऑर्डिनेटेड वाला, तो भाई मेरे हिसाब से ये तो एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये भी हमने बात करी थी कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जहां पर है वो वाला बंदा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन के पास सिर्फ लोन पेयर है, जहां कोई चार्ज नहीं है, वो वाला ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और बेरिलियम के 2 ही मैक्सिमम पॉसिबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, दैट इज 2s2 वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर बाहर चला जाएगा, और बाकी के जो तो वेकेंट ऑर्बिटल हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड डोनेशन हो जाती है। तो ये सिंपल सा होता है, इसकी प्रिपरेशन यहाँ लिखी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं, कोई खास चीज है नहीं। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा इन छोटी मोटी चीजों में, क्योंकि आप देख कर होंगे एलोट्रोप्स की बात यहाँ आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप एलोट्रोप्स वगैरह भी सब पढ़ के ही आ चुके हैं। तो कोई खास अब अलग चीज तो है नहीं, जो अलग चीज थी वो बता दी, दैट इज क्लोरिक पर आपके क्लोरीन के ऑक्सी एसिड वाला सीन था, वो थोड़ा अलग था जिसपे मुझे डिस्कशन करना था। इन लोगों पे तो आप कर ही सकते हैं भाई, टाइम वेस्ट होगा बाकी सब बच्चों का, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्कशन करूं। sp3 मतलब रीड ही करना है मुझे कोई, और वो आपको अच्छे से आता होगा कि ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, वंडरवाल फोर्सेस, ये आपका कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यहाँ पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, दैट्स वाई डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, और वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस JDL का कटआउट भी लगा रखे थे, तो यहाँ से आप इसको रीड भी कर सकते हैं। हम इतना टाइम ना ही लगाए तो बेटर रहेगा। अब H2O इज अ लिक्विड, H2S इज अ गैस, तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा
क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आपकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिर्फ यही जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर यहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ भी तो हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब आपका हाइड्रोजन फोन से डायरेक्टली अटैच हो। क्या इसमें कुछ फोन है? नहीं सर, यहाँ तो ऐसे ऑब्वियसली यहाँ पे फोन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अभी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, देन HCF2 का स्ट्रक्चर मैंने जितना मुझे याद है PYQ इस पे नहीं आया था तो मैंने कराया भी नहीं था, बट लेक्चर वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो आपके पेपर में अगर इन्हें कुछ इससे रिलेटेड देना है तो हो सकता है इस बार वो HCF4 की आपसे बात करें, तो थोड़ा तैयार रह के जाइएगा। देन बेरिलियम का एनुअल मोलस बिहेवियर है, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। आपके पेपर में हो सकता है इस बार वो लिथियम के बारे में बात करें, तो जरा सोच के उसके हिसाब से भी पढ़ के अच्छे से जाइएगा। जो जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ। इस पेपर का ये मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ पेपर के आंसर कर दूं, बेसिकली आपको एग्जाम के लिए ओवरऑल माइंडसेट के लिए तैयार करने का है। तो जो जो वेरिएशन वो कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, ऐसे जैसे यहाँ पर H2O लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर है H2O की जगह, तो हो सकता है वो NH3 और PH3 से रिलेटेड कुछ सवाल बना दें इस बार। कि NH3 में आप बोलोगे अच्छा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ सवाल बना दें। फॉस्फोरिक एसिड की विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ बना दें। तो तैयार रहिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पूछ सकते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है यार ये टॉपिक और अच्छा टॉपिक भी। तो ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। इतना ही वो जानना चाहते हैं, और मतलब क्या ही लिखेगा इंसान, आप खुद ही बताओ। और क्यों होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्यों नहीं होती वो बता देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली सीन सबको समझा दीजिए। अब यहाँ पर जितना मैं देख सकता हूँ, और तो फॉस्फोरिक एसिड को हमने क्या करा है, कंडेंस करा है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आर कंडेंस्ड। तो यहाँ सिंपल सी अगर हम बात करें, कंडेंस्ड का मतलब कुछ नहीं होता, आपने वहां से पानी निकाल दिया। तो आओ जरा देखें यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड आपका है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस आ जाता है, और आपको जितना स्ट्रक्चर याद होगा ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड है। इसको हमने बेसिकली क्या करा है, कंडेंस्ड करा है, बेसिकली पानी निकाला है और आपको कोई स्ट्रक्चर बना दिया। तो यार बच्चा बच्चा बता देगा, और आई थिंक मैंने शायद ये कहीं ना कहीं डिस्कशन किया था, याद आ रहा है। ये आप पानी निकाल दो और आपके सामने ये साफ सुथरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। P यहाँ पर OH, ये OH, और यहाँ ये ऑक्सीजन, यहाँ फॉस्फोरस। हो गया काम, बन गया। क्या क्या पूछ रहे थे यहाँ पे, स्ट्रक्चर बताना है एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट। जब ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर इसका तो बना दिया, अब इसका नेम अगर हम बात करें, सो दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है जी, यही बात करी थी हमने। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड आ गया यहाँ पर। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं H4P2O7। कैसे बना, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल से बना, बस ये बताना है यहाँ पर। अब आते हैं अपनी MOT की तरफ। तो MOT की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था कि यार HCF2 की अगर हम देखें VACPR के अकॉर्डिंग, तो VACPR का कहना ये था कि आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दो, यहाँ पहुंचा तो हमने कहा ठीक है, और आप करा दो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। मैंने कहा ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम की ज्योमेट्री हो जाएगी। बट दिक्कत ये आ रही थी यार एक्चुअल में डेटाबेस पर, कि भाई एक तो इफेक्टिव ओवरलैप, सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है तो आप कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हो। आपको क्या करना है, ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है, और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग लगभग आसपास होनी चाहिए, ये हमने बात करी। मानते हो या नहीं मानते? अब यार ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये जो डी ऑर्बिटल है 5D ऑर्बिटल है, और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, और इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ एक्चुअल डेटा लिखा हुआ था कि इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो आप इतनी आसानी से इसको ओवरलैप कर नहीं सकते। ठीक है, एक प्रॉब्लम समझ में आई कि आप ओवरलैप नहीं कर सकते। अब क्या होता है, अगर मुझे ओवरलैप करना भी है तो आपको याद होगा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट मैंने बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि आपका जो भी सेंट्रल एटम है उस पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगा दूं बहुत सारे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो न्यूक्लियस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे जा रहे हैं तो नेट पॉजिटिव आएगा। तो वो जो डेल पॉजिटिव यहाँ जो बढ़ेगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, वो क्या करेगा, ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसको डी ऑर्बिटल्स को, तो डी ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ खींचना इज बेसिकली द डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर सफिशिएंटली ये काम इस जेनॉन ने कर दिया, बेहतरीन तरीके से डी को खींच लिया, सो दैट ये एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती। पर ऐसा ये नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन इतना अच्छा काम नहीं कर पाए। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो एमओटी ने कहा कि अब आपसे नहीं हुआ तो भाई हम किस लिए बैठे थे। तो एमओटी का तो यही इंतजार था, जहां VACPR ने कुछ गलती करी, एमओटी ने पकड़ के उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एमओटी की जिंदगी इस बात पर चलिए कि VACPR फेल हो गई थी, और VBT आई थिंक
हाँ, तो इसी पर आपकी एमओटी का पूरा करियर था। तो एमओटी ने कहा बेटा मैं बताऊं आपसे नहीं होगा। वो क्या रहा है, आपके पास जेनोन है उसका पीजेड ऑर्बिटल लो और आपका फ्लोरीन का पीजेड ऑर्बिटल है, तो दो फ्लोरीन है तो दो पीजेड ऑर्बिटल, तो दो आपके फ्लोरीन के पीजेड हो गए, एक आपके जेनोन के हो गए। अब इन तीनों को भाई मिक्सिंग कराओ। अब बात यह है कि यार तीन ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, हमने पढ़ा था दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, अब यहाँ पर तीन हो रहे हैं। तो भाई जब भी ऑड नंबर वाला हिसाब किताब हो ना, तो ऐसा होता है कि आप सबसे पहले एक कर दो नॉन बॉन्डिंग, बाकी के हाफ बॉन्डिंग, बाकी के हाफ नॉन बॉन्डिंग। सिंपल, अगर पांच ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो एक आपका नॉन बॉन्डिंग होगा, एक दो आपके बॉन्डिंग, दो आपके एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से हम करते हैं, ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यहाँ क्योंकि तीन लोग हैं तो एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। और सबसे लोअर एनर्जी वाला ऑब्वियसली बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, सबसे हाई एनर्जी वाला ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग होता है जो बॉन्डिंग के अगेंस्ट होता है। फिर आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। सो होता क्या है, यहाँ पर आपके टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्यों? एक फ्लोरीन के पीजेड में और दो फ्लोरीन है, दो यहाँ पे दो सेनोन के। तो पीजेड पीजेड ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, क्या बना लेते हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ बना देते हैं। ये आपके बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर आपके बना दिए गए। तो यहाँ पर आपका जेनॉन के इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऊपर आएंगे, फ्लोरीन के नीचे आएंगे। वाई? डेफिनेटली एक तो 5p है, वो 2p है, तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा ही ठीक ठाक इसमें। दूसरा, आपका जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके वैसे भी ऑर्बिटल्स नीचे ही आते हैं अगर ये 2p भी होता, ठीक है। तो इसके नीचे आ गए, आपने ये एनर्जी बाइंड कंबाइन कर दिया और आपने फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया। तो सेम तरीके से आपका XCF4 में, तो इस बार अगर XCF4 में आएगा तो आपको सेम एक्सप्लेनेशन क्या देनी है कि जैसे pz और 5pz ने ऑर्बिटल ने, और मतलब 2pz और 5pz ने करा, सिमिलर तरीके से आपके 2py और 5py यहाँ पर कंबाइन करेंगे और एक और ऐसे ही सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो यहाँ होता क्या है, 5px ऑर्बिटल, या तो अगर यहाँ पर z वाला है तो ठीक है, आपको ही एक को ले लो। अगर मान लिया यहाँ पर x को माना है, मैंने एक को मान लेते हैं, अगर यहाँ z को नहीं मान रहा हूं मैं, x को माना है, तो दूसरा डेफिनेटली y या y, कुछ भी आप दो एक्सेस ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, इतना कोई परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर क्या बात हुई थी, अब यहाँ पर होता क्या है कि जेनॉन के 5px ऑर्बिटल भी आपके इसके उसके साथ, जैसे कि आपका XCF2 में था वैसे ही सेम तरीके से px वाले दो आ गए। अब py वाले भी यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, तो दो और फ्लोरीन एटम के 2py ऑर्बिटल्स आएंगे, वही सेम तीन सेंटर ऑर्बिटल्स राइट एंगल टू ईच अदर, वही सेम तीन आपके अगेन बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग आपके बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग वाला काम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर हो जाता है इसमें भी, दूसरे एक्सिस के अराउंड, बस दूसरे ऑर्बिटल यहाँ कंबाइन कर जाते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर अब हम आगे चल सकते हैं कहाँ पर। तो बॉन्डिंग हो गया, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर समझा दिया। अब XCF6 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो यहाँ पर हुआ क्या, XCF6 का भी बता दूं। तो अब क्योंकि 6 फ्लोरीन आ गए, तो 6 के 6 फ्लोरीन ने बोला भाई अब हम खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आ गए, अब हम खतरनाक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अब हम खतरनाक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देंगे, इतना सफिशिएंटली बढ़ा देंगे कि टी ऑर्बिटल सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन के लिए राजी हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर राजी हो गया तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी वाला जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VACPR, बेसिकली वैलेंस बॉन्ड बोलना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वहां पर थी, शायद मैंने VACPR बोला है पहले। तो VBT के अकॉर्डिंग जो हिसाब किताब था वो आपका सही बैठ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई बढ़िया, खुशी खुशी आप क्या कर पाए, अपने फाइनल इसको एक्सप्लेन कर पाए बाय हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d3 यहाँ पर हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ XCF6, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बेरिलियम का एनालॉगस बिहेवियर आगे दिखा दूंगा क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो व्हाट आई नीड टू टेल इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। सो जस्ट थिंक लॉजिकली कैसे हम आंसर करेंगे। तो यार सिंपल सा अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट लिक्विड लिक्विड का बॉन्ड कितनी इजीली ब्रेक होगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी होता है। अब लिक्विड लिक्विड को अगर मैं दूर कर दूं तो इवेंचुअली वो गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये कहां पर इति होगा, जहां पर ये बॉन्ड वीक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर यहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रांग तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सोच के बताइए मीथेन में कौन सा फोर्स लग रहा है। अरे सर ये तो बेकार आदमी है, इसमें एकदम वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे होंगे वीक से। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल, आपने सही कहा। तो क्या ये कुछ कुछ भी कर सकता है? नहीं सर, यहाँ तो ये कुछ खास शो नहीं कर सकता। तो होता क्या है, इस आदमी को हम लगा देते हैं एकदम सबसे पीछे, तो आपका ये सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस है। लॉजिक क्लियर हुआ? इसका भी आगे वालों की बात हमें करनी है, बट क्या इसका लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है सर, हो गया।
अब आगे आते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम? तो सर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका कम होगा, डेफिनेटली। ठीक है, समझ में आया? यस सर, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होगा। अब हम आगे आते हैं अपना एच एफ और उसकी तरफ। तो एच एफ की अगर हम बात करें तो मतलब एक कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। अब अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी नजर आएगी। यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी। ठीक है सर, अब क्या करें यहाँ पर? तो वी हैव यहाँ पर 3 लोग, अमोनिया, वाटर, और तीनों में क्या है आपकी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा? अब डिपेंड करेगा कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, ये अब उस बात पर डिपेंड करेगा। तो कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है वो कैसे देखें? तो एक लॉजिक जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। दूसरा, कितने एक्सटेंड तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है उस बात पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा सोचना चाहूँ तो आपको याद होगा, वाटर जो है वो यार एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, यहाँ से ऐसे। आइस का स्ट्रक्चर होता है तो एग्जैक्टली, बट वाटर जो है आपका एक बहुत ज्यादा, सो बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका काफी एक्सपेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सो वाटर आपका बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉइल वो शो करता है। सिमिलरली अगर मैं एचएफ की भी बात करूं तो यहाँ पर भी फ्लोरीन का बहुत हाई डेल नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर अमोनिया की यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर हम अमोनिया की यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों लोगों में क्या है? लीस्ट। इन तीनों लोगों में क्या है? लीस्ट है। क्या आप एक लॉजिक लगाओ, अमोनिया ज्यादातर गैस होती है या लिक्विड में होता है? सर अमोनिया हाँ वैसे लिक्विड में भी होता है, बट क्या मुझे सोच के बताओ वॉलेटाइल होता है या नहीं? याद करो, लैब में आप लोग गए होंगे, जैसे ही आप लैब में ढक्कन खोलते हो अमोनिया क्या, क्या अमोनिया गैस निकलती हुई नजर नहीं आती? सर हाँ आती तो है, कि वो आप बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हो। अगर अभी तक आपने हो सकता है ना करो, बट परेशान करती है काफी ज्यादा, आप जरा ध्यान से उसको यूज करना, काफी आईज में बर्निंग सेंसेशन आ जाती है इससे। तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो लॉजिकली पता लग रहा है यार कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका एक्सटेंड काफी ज्यादा वीक होने वाला है, ड्यू टू व्हाट? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि नाइट्रोजन की लीस्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैं अमोनिया को सबसे पीछे लगा दूंगा, दैट इज CH4 के जस्ट आगे। अब HF और OH इसकी बात करें, सो यार वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और एक हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इसका भी ठीक ठाक डिसेंट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें भी होता है। हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट, फ्लोरीन की तो उससे भी ज्यादा है। बट क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर सॉरी जो वाटर है, ये मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल एच बॉन्ड बना सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, हाँ नाइट्रोजन इज प्रीटी पीछे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये कम में काम चला लेता है कि ठीक है यार अब तो मेरा करीब ये कम होगा, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही होगा, और यहाँ पर मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं जो हाइड्रोजन फ्लोराइड में नहीं है, जिसकी वजह से सबसे आगे हमारा पानी आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। जो एनोमेली एनोमेलस हल्का सा है वो यहाँ पर आया, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं नंबर से। बाकी आप लोग अपना लॉजिक अगर कुछ और हो तो मुझे बताइएगा जरूर, क्या और इसको सोचा जा सकता है। देन यहाँ पर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो यार सोल्यूबिलिटी के बारे में मैंने एक ही फंडा जितना मुझे याद है बताया था, कि कोई सोल्यूबल तभी है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिस, कोई सोल्यूबल तभी नहीं है जब उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन। इसी लॉजिक को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे घुमा फिरा के, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ वो यही जानना चाहते हैं कि आपको लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पता भी है, आप ऐसे ही मुंह उठा के पेपर देने आए हो सिर्फ। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो, मैं सिंपल बोलूंगा भाई इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिस। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा ये जो BaO है ना, इसका लैटिस जो है ना वीकर है, इतना स्ट्रांग नहीं है। और BaSO4 का जो है वो मैं बोलूंगा इसका जो लैटिस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं सिंपल ये बोलूंगा भाषा में, ज्यादा मैं दिमाग नहीं चलाऊंगा, मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा कि भाई इसका लैटिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका लैटिस बहुत ज्यादा वीक है। अब मुझे एक्सप्लेन करना है, वो मेरी यहाँ पर कलाकारी नजर आएगी, मैं कितना कलाकार हूं मैं उसको एक्सप्लेन करना हूँ। तो भाई सिंपल मैं बोलूंगा यहाँ पर Ba2+ है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो बेरियम का साइज जो है ना वो बड़ा होता है और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि साइज डिफरेंस आ गया, साइज डिफरेंस जो आया है ना, उसी वजह से इसका लैटिस में बोल दूंगा वीक है। और यहाँ पर सल्फेट आयन भाई साहब बल्कि खुद भी है, ये भी क्या है आपका काफी बिगर एनायन है, तो ये Ba भी बिगर,
SO4 भी बिगड़, तो भाई ये बोलेगा कि अब देखो भाई कितना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं, खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। MgO की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम भाई छोटा आदमी है। क्या है, मैग्नीशियम छोटा आदमी है। ऑक्सीजन क्या है, वो भी छोटा आदमी है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना वैसे ही स्ट्रॉन्ग लैटिस बना लेंगे, क्योंकि साइज सिमिलर है भाई, साइज सिमिलर इज ऑल अबाउट आपका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग लैटिस बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना लॉजिक। अब यहीं पर आ देखो, मैग्नीशियम छोटा, सल्फेट बड़ा, तो क्या हो गया भाई, डिसबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है वो इतना अच्छा लैटिस नहीं मिलेगा। तो मेरे कलाकारी पर डिपेंड है, सोल्यूबिलिटी का सवाल पक्का कुछ ना कुछ आएगा, इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। अब हाइड्रेशन की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि यार कैटायन एनायन लगभग दोनों में सिमिलर ही है। क्योंकि मुझे, अगर मुझे ये बोलते थे कि खाली सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन होती, तब मैं हाइड्रेशन एनर्जी को बीच में लाता कि हाँ ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, इसकी कम। बट क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने सेम एनायन और सेम कैटायन के दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पूछा, तो सिर्फ मैं एनायन पर अटैक करूंगा और एनायन के साइज वाले पॉइंट पर मैंने अटैक करा और डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दिए। तो इसी कलाकारी के थ्रू आप आंसर फ्रेमिंग करेंगे। अब ये बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर की स्लाइड लाया हूँ, आई होप में। तो देखो यहाँ पर रीड कर लेना भाई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमेरिक होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह मल्टी सेंटर बॉन्डिंग करता है, छोटा साइज, वही आपका घर का छोटे बेटे वाली शायद मैंने बात बताई थी लिथियम और उसके लिए, तो वही। देन रेंडर पैसिवनेस के बारे में बताई थी कि बीओ की प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेता है जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, जनरली कोवलेंट नेचर का होता है कहीं ना कहीं। और एम्फोटेरिक वाली बता दी, तो ये सारी बातें आपको बताई थी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है सॉल्ट्स की, ठीक है। तो ये है आपका इसका। नेक्स्ट इनके रिलेशनशिप के बारे में आओ देख लेते हैं भाई, हर किसी का रिलेशनशिप चलता है यहाँ पर भी। तो बोरोन का सिलिकॉन के साथ, और किसका बताया था, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, उसके बारे में बात हो चुकी है। तो और आपको हो सकता है इस बार किसी और के बारे में पूछे, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं, पहले शायद मैंने, हाँ। तो सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है, उसका रीजन आपका आता है कहीं ना कहीं। एक तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, ठीक है, हाँ ये बताना है। दूसरा, पोलराइजिंग पावर, जिसको मैं पीपी बोल रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर इज योर पीपी, वो क्या होती है आपका साइज बाय चार्ज का रेशो। तो साइज बाय चार्ज का रेशो भी जो है ना, वो इन लोगों का सिमिलर होता है, जो आपके डायगनली आमने सामने प्रेजेंट होते हैं लोग, जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा सिमिलर। दूसरा है, आप इनके लिए तो बहुत साफ सुथरे भाषा में बोल सकते हो कि भाई दोनों भाई आपके क्या हैं, मेटेलॉइड है। दोनों क्या है आपके, मेटेलॉइड है। तो ये थोड़ा और काम आपके लिए आसान हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों लोग ही मेटेलॉइड है, तो बीच के ना मेटल ना नॉन मेटल, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताना काफी ज्यादा आसान रहेगा, सिमिलर। तो ये कंसेप्ट बता दिया। अब आप इनके ये पॉइंट बता दो कि ये एसिडिक होती है, ये ऐसी होती है, ये आपकी ऐसी, जबकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होती है, और इसके नीचे सिमिलरली ये एसिडिक और ये भी एसिडिक, जबकि ये AlO2 क्या है, एम्फोटेरिक। AlO2 को क्यों लिया, क्योंकि भाई बोरोन का बंदा है ना, बोरोन के ग्रुप में था, तो बोरोन को इसी के हिसाब से चलना चाहिए था, या इसके नीचे वालों के। बट बोरोन अलग ही चल रहा है, अलग ही दुनिया में चल रहा है भाई बंदा। तो वो क्यों चल रहा है, बिकॉज उसका कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में, वो किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। कौन से रिलेशनशिप में, डायगोनल। आप लोगों का तो मतलब वही ध्यान जा रहा होगा रिलेशनशिप से, है ना। तो डायगोनल रिलेशनशिप में। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं खैर अगले सवाल पर, आप लोग पढ़ाई की तरफ वापस आए प्लीज। तो क्या करा है मैंने, अच्छा दो स्लाइड दो बार की कॉपी करी मैंने, चलो कर लियोगी किसी बच्चे से, ठीक है। देन आप और लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पॉलीमराइज वगैरह कर लेते हैं, ये इतने बारे में बात करेंगे। हाइड्राइड्स की गैसियस होती हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाती हैं, एंड स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल होती हैं, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं, बस बहुत है यार, इतना ही बताना। क्लिथरेट कंपाउंड, हाँ पीछे रह गए थे, तो आओ उसके बारे में देखते हैं। तो होता क्या है यार, आपके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कैविटीज होती हैं, छोटे साइज की होगी ऑब्वियसली कैविटीज। वहां पर आके अगर कोई भी बंदा फिट हो जाए, तो मैं बोलूंगा वो क्लेथरेट कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर नोबल गैसेस ऐसा काम करने लगे, तो मैं बोलूंगा नोबल गैस का वो क्लेथरेट कंपाउंड होगा। कोई खास वो एक्सेस बॉन्ड नहीं बनाती, बस आके बैठ जाती है, खाली जगह थी कि आके फिट हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया था, ये फिनॉल था, डायफिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे ही ले लिया था शायद मैंने, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अगर इसने जो जो स्ट्रक्चर बनाया है, ऑब्वियसली भाई ये मॉलिक्यूलर लेवल का, कोई बोले भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे, भाई इतना बड़ा नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत ही छोटी चीज होगी, ठीक है। तो ये आर्गन अगर यहाँ के फिट हो गया, तो उसको मैं क्लेथरेट कंपाउंड बोल दूंगा। तो यहाँ पर आपके होते हैं, तो कैविटीज में हो जाती है, गैसेस ट्रैप्ड होती है, वो बॉन्ड नहीं बनाती, जैसे कि 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अच्छा ये 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन ही लिया मैंने। इसमें क्या होगा, अगर इतना पर्टिकुलर प्रेशर होगा, तो ये लोग आके बैठ जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखें,
और भी यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन, ये सारे लोग क्लेथरेट कंपाउंड बनाते हैं किसके साथ, इन लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाइड्रोजन और नियॉन नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा वो छोटे होते हैं। तो भाई होता क्या है, अगर वो कैविटी में आ गए और वो तुरंत से पहले इजीली कैविटी से वो एस्केप कर सकते हैं, तो उनके लिए एस्केप करना बहुत ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दूसरे लोगों के लिए। सो दैट्स वाई वो आपके एस्केपिंग की ही वजह से हीलियम और नियॉन नहीं बनाते। और ये पीछे सवाल भी आया हुआ था आपका क्लेथरेट कंपाउंड्स का कि हाइड्रोजन और नियॉन क्यों नहीं बनाते, तो आपको सेम एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले क्लेथरेट कंपाउंड बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख पा रहा था यार, इस वाले एस ब्लॉक ये जो आपका पेपर है, इसमें वो एक ही पेपर में दो, एक कंसेप्ट से दो सवाल पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में चीज क्लिक हो रही है कि यार बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सवाल पूछने के लिए। तो बहुत हाई चांसेस है कि बहुत सवाल रिपीट आपको अगेन मिलेंगे, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और पेपर में टॉपिक्स हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस पेपर को देखते हुए पता नहीं इनके पास टॉपिक्स खत्म हो गए थे, कि जैसे क्लेथरेट कंपाउंड पर दो सवाल देती है, पूछना मुश्किल है, हाइड्राइड पर वो मल्टीपल सवाल दे रहे हैं। तो कहीं ना सवालों की किल्लत है। तो अच्छे से पीवाईक्यू करके जाना जनाब, सवाल आपको मिलने वाले हैं, मान के चलना आप, सवाल इसमें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे भर भर के 28 तारीख को। आप आगे मुझे बताना फिर। तो यहाँ पर ये हो गई, तो कंडीशन आपकी प्रेशर की कंडीशन बात कर ली। अब प्रिपरेशन ऑफ गैस हाइड्रेट एंड क्विनॉल बेस, तो क्विनॉल आपका आई थिंक यही होता है, हाँ। तो यहाँ पर इनकी क्या कंडीशन है, तो आपका ये सबसे पहले, अगर हमने जो है वो पानी में ये काम करा, दैट इज फ्रोजन अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ द गैस, अगर वाटर के साथ ऐसा करने लगे तो वाटर एक पूरा का पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो वहां पर क्या होता है, तो वो आपका कहलाता है नोबल गैस हाइड्रेट। तो उसकी प्रिपरेशन की भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली कि वाटर अगर फ्रोजन करना है, प्रेशर आपका हाई होना चाहिए। देन दूसरा, अगर क्विनॉल बेस बनाना है तो आपको 3 क्विनॉल के मोल चाहिए, एक आपका जो भी नोबल गैस है वो चाहिए, तो आपके 3 मिलके ऐसे बना रहे, तो आप ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ बंदे को आती हैं चीजें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या पूछा था इन्होंने, क्राउन ईथर्स के बारे में। तो आओ क्राउन ईथर देख लेते हैं भाई। क्राउन ईथर्स पे भी बहुत ज्यादा हमने बात करी थी। ये कॉम्प्लेक्स टेंडेशन फॉर्मेसी भाई जरूर पढ़ के जाना, ये सबसे पहले करवाया था मैंने, क्योंकि इससे सवाल मिलने ही मिलने वाला है आपको। मतलब क्रिप्टेंट से भी आगे पूछा गया, इस पर भी पूछा गया, तो इससे सवाल आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे पहले क्यों होती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया था हमने। फिर यहाँ पर हमने फर्दर आगे और बात करी थी कि क्या क्या यहाँ पर होता है। देन हम आगे आए थे कि अब आते हैं अपने क्राउन ईथर्स वगैरह की तरफ। तो ये होते क्या थे सबसे पहले, तो क्राउन ईथर क्या है, आपके साइक्लिक पॉली ईथर कंपाउंड से, मतलब मल्टीपल ईथर बॉन्ड से। सिंपल सी बात, ईथर लिंकेज पता है आपको, ओ आर या ओ और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज योर ईथर बॉन्ड, दोनों साइड आपके कार्बन कार्बन हो। क्या होता है, इनकी एबिलिटी होती है कि ये बाइंड करते हैं मेटल्स आयंस के साथ एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। और इस फॉर्मूले को यदि हम डिनोट करना चाहें तो एक्स आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिंग में और वाई आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर उन्होंने क्या बोला है, मुझे 4 ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाना है या कंपाउंड लिखना है, क्या बोला है उन्होंने, एक बार देख लो कितनी पीछे कौन है। ग्राउंड 4 लिखना है विद लिथियम, सो दैट मीन्स 4 ऑक्सीजन होने चाहिए मेरे पास, कार्बन कितने भी हो सकते हैं, विद लिथियम बनाना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से ये 4 ऑक्सीजन वाला ही है मेरा। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में लिथियम को ले आऊंगा, लिथियम आयन को फिट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन गया, क्राउन 4 ईथर ऑफ लिथियम बन गया, सिंपल हो गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता दी, फिर थोड़ा सा ये बता दिया नोमेनक्लेचर का क्या है, फिर आप यहाँ पर चाहे तो स्ट्रक्चर बना दे। अब इन्होंने जैसे बोला है कि आप एक एग्जांपल दो आप पोटेशियम का, तो पोटेशियम के लिए उन्होंने क्या बोला, क्राउन 6, तो क्राउन 6 आप जैसे ये क्राउन 4 का एक क्लासिक एग्जांपल है, तो चाहो तो आप बेंजो 12 क्राउन 4 ले जाओ। इसमें क्या है, 4 क्या है ऑक्सीजन, 12 क्या है सर, 12 नहीं सर, 12 टोटल एटम है रिंग में, देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टोटल एटम्स है रिंग में, जिसमें थे 4 ऑक्सीजन, तो 8 कार्बन हो गए, सिंपल से। तो 8 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, और यहीं पर आप बना दो, अगर आप लिथियम जाओगे तो बेंजो 12 क्राउन 4 आपका लिथियम बन जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर आपको 6 वाला बनाना था पोटेशियम के लिए, तो आप यहाँ पे इसको बना दो, दैट इज डाई साइक्लोक्साइल 18 क्राउन 6, या डाई बेंजो 18 क्राउन 6 बना दो पोटेशियम का। तो आप कोई भी बना सकते हो जैसे सवाल में उन्होंने बोला है। तो ये हमने यहाँ पर बात करी थी, और ये भी देखा था कि आपका जो 4 वाला है वो आपका सिलेक्टिव होता है फॉर लिथियम साइज की वजह से, 5 वाला प्रेफर करेगा इसको, सोडियम को, 6 वाला करेगा दैट इज पोटेशियम को। ऑल्सो हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 10 के भी देखे गए हैं, जैसे कि ये, तो पोटेशियम और हायर रुबिडियम वगैरह के ये 10 वाले, दैट इज 10 ऑक्सीजन एटम्स इनसाइड द रिंग वाले भी हमें देखे गए हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो गया। और क्या बात करी जा सकती है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर आई थिंक क्रिप्टार्ट्स की बात करी, यहाँ पर क्रिप्टेंट्स। सो क्रिप्टेट्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फैमिली ऑफ केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ नाइट्रोजन एटम भी मौजूद होता है, तो आपको
एक तो एक्स्ट्रा डोनर साइड मिल गई और आपको फर्दर कुछ ब्रांचिंग भी मिल गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका फर्दर हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स मिल गया, सिमिलर टू क्राउन ईथर्स। तो क्राउन ईथर्स की तरह ही आपको कुछ कुछ यहाँ पर सिलेक्टिव होगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया था आपको रुबिडियम क्रिप्ट, तो ये आपका एक क्रिप्ट मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने डिस्कस कहीं तो किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टन 222 लिगेंड का ये स्ट्रक्चर आपका है। और आई थिंक ये पोटेशियम के लिए उन्होंने कभी पूछा था। तो ये यहाँ पर यू गाइस कैन जस्ट हैव अ लुक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर कैसा है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन आपके क्या है, 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये मल्टीपल स्ट्रक्चर है। ये एक्स्ट्रा डोनेटिंग साइट आपको मिल रही है। तो यहाँ पर ये आपका क्रिप्टा 222 है। और आपका अगर पोटेशियम से बॉन्ड बनाना है तो आप पोटेशियम लिख दीजिएगा। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आपकी 8 कोऑर्डिनेशन साइट्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और फर्दर हमने इलेक्ट्राइट्स की यहाँ पर बात करी थी कि अगर एक्सेस आ जाए तो क्रिप्टाइट्स कैसा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा उन वीडियोज में, अभी का हमारा टॉपिक नहीं। अब मैग्नीशियम इंडिया का कॉम्प्लेक्स क्या बनाने की जरूरत है, मतलब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इसको आप देख लिएगा, ठीक है। हम्म, इस वाले को देखो, सिंपल सा, क्यों नहीं होता, बच्चा बच्चा बता देगा। HCl6 में आपके क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो भाई बल्कीनेस बड़ी हो गई बहुत ज्यादा। और बल्कीनेस अगर ज्यादा हो गई तो रिपल्जन ज्यादा हो गई तो कंपाउंड क्या यार, बहुत परेशानी की बात है, मैं आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल से तरीके से आप बता दोगे। देन एल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि एल्कली मेटल रेडिली कन्वर्ट हो जाते हैं अपने एनायन में, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों होता है, सॉरी कैटायन, एनायन बोल दिया यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं भी बिल्कुल ही लॉजिकल बात बोल देता हूँ कभी कभी। तो ये आपके रेडिली कन्वर्ट हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव कैटायन, क्यों, एक तो सबसे पहले ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है ना, तो खुश हो जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम पानी में बात करते हैं, तो इनकी हाइड्रेशन भी अच्छी खासी हो जाती है। तो हाइड्रेशन की भी वजह से ये एक तो रेडिली कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम फर्दर बात कर सकते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में लिखेंगे हम, और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में लिखेंगे, देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखेंगे। तो ये 2 3 पॉइंट्स लिख देंगे तो काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट यार 500 600 बार करा दिया, उस पर सवाल आएगा ही आएगा, मान के चलिए। क्या होता है आपका रिलेक्टेंट ऑफ एस ऑर्बिटल, उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी यार जेडीजी से मैं, कि कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन के, कब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कब बॉन्डिंग का जो बॉन्ड बनाया वहां एनर्जी बेसिकली आयनाइज करना है इस इलेक्ट्रॉन्स को, एक पार्ट होता है। दूसरा बॉन्ड बनाया तो रिलीज एनर्जी कहाँ ज्यादा हो या लगी ज्यादा, सब बात कर रखी है। तो मुझे नहीं लगता है डिस्कस करने की जरूरत है। अब ये मैं बता सकता हूँ कि हाँ रिड्यूसिंग नेचर का क्यों है, जबकि ये स्टेबल क्यों है। तो ये कौन से ग्रुप के लोग हैं बताना जरा सर, ये नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, SBBI, तो इस तरीके से आई थिंक इसका न्यूमोनिक होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये +3 है, ये +3, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा सर, वैसे वैसे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। IP जो इनर्ट पेयर, मतलब s ऑर्बिटल मना करेगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में, मतलब +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मानते हो या नहीं मानते सर, क्यों नहीं मानेंगे, यही बात तो माननी है, बिल्कुल शाबाश बेटा। तो जो बिस्मत है वो +5 में कभी रहेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि एस ऑर्बिटल भाई यहाँ मना कर देगा कि नहीं जनाब, मैं तो नहीं यहाँ पर आऊंगा, आप कुछ भी कर लो। वेयर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फिर भी कहेगा कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू गेट कन्वर्ट, टू गेट ऑक्सीडाइज इनटू +5। तो ये आपको रिड्यूसिंग नेचर फिर भी शो कर देगा, बिकॉज यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट कम है। यहाँ एस ऑर्बिटल के लोग फिर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब ना इस पर आ जाते हैं, दैट इज आपका परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सो आई थिंक ये मैंने कहीं पर मिस्टेकनली कुछ करा है, मैंने एक जगह पर मिस्टेक कर दी है इसके स्ट्रक्चर में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज भी आया था कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती करी है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर अब यहाँ करेक्ट कर ही लेते हैं। तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यार एक परऑक्साइड बॉन्ड बना दो, ठीक है। अब देखते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, गलती क्या हुई थी अब वो मैं डेफिनेटली भूल चुका हूँ। सो अगर मैं देखूं हाइड्रोलिसिस ऑफ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, होगा क्या यहाँ पर, सोचिएगा ध्यान से। हाइड्रोलिसिस से होगा क्या, बहुत ध्यान से यहाँ पर सोचिएगा। मैं डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा। तो एक जगह मुझे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन लगाना होगा, और एक जगह मुझे कहीं ना कहीं OH लगाना होगा, जितना मैं यहाँ पर सोच पा रहा हूँ ऐसे ही कुछ करना होगा। हाँ सर बात तो आपकी थोड़ी बहुत सही है।
तो अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, एक तो ये ऑप्शन है, नहीं नहीं, आई थिंक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका पानी से हम रिएक्ट कराते हैं तो आपका एक H2O2 मिलता है ना, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, तो यहाँ आपको H2O2 मिलेगा, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, तो यहाँ रिएक्शन कैसे होती है, इस आदमी की हम 2 मोल पानी से रिएक्शन कराते हैं और मुझे 2 H2SO4 मिलते हैं, हाँ, और साथ में एक H2O2 का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से आपको H2O2 तो मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये H2O2 मिल गया, बचा क्या मेरे पास, ध्यान से सुनना, तो मेरे पास यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, तो टोटल हाइड्रोजन कितने थे मेरे पास, 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 में से मेरे पास 2 हाइड्रोजन चले गए, सो होता क्या है, यहाँ पर मेरे पास आपका लग जाएगा, तो 2H+ चले गए, सुनो सुनो, तो यहाँ पे मेरे पास 2H+ चले गए, तो यहाँ एक OH लग जाएगा, यहाँ एक OH लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ अगर एक OH लग गया, यहाँ OH लग गया, तो यहाँ का एक पानी, यहाँ का एक पानी, और हाँ मेरे हिसाब से यार सल्फ्यूरिक एसिड ही तो ये, H2SO4 ही तो ये, हाँ सही बन गया, बहुत हो गया यार, बढ़िया, चलो सही, तो आई होप समझ चुके होंगे होता क्या है यहाँ पर, आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हाइड्रोजन दिया, इसको हाइड्रोजन दिया, तो H+H+ यहाँ आ गए, OH यहाँ लग गए, तो बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक HOH, ये बॉन्ड ब्रेक HOH, पेरोक्साइड निकाल लिया और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो ये यहाँ पर हो गया, तो मेरे हिसाब से ये था, और आई थिंक मैंने इसके स्ट्रक्चर में कुछ गलती कर दी, वो मैं भूल भी गया था देखना स्ट्रक्चर, बट मैंने कमेंट शायद पिन वगैरह कर दिया था, तो देख लीजिएगा आप, तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए हाइड्रोलिसिस के भी, तो ये भी हो गया। अब यार आलका सारा मुझे एडीटी है, मतलब आप लोग देख लोगे ना इसको, मतलब प्लीज, बहुत आलका सारा मुझे इसका स्ट्रक्चर लाने में, तो आप लोग प्लीज इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिएगा। हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ पर बारे में बात करते हैं, हाँ जितना आई रिमेम्बर यहाँ एनोमली थी थोड़ी बहुत, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो एनोमली यहाँ पर जो आती है, किस में आती है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट में, तो ध्यान से सोचना होगा क्या सर, अगर हम देखें नॉर्मल सोचें, बॉइलिंग पॉइंट वही आपका लिक्विड लिक्विड का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे डाउन द ग्रुप जाने में, आपका कहीं ना कहीं अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव से सोचें, तो ये डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सोच सकते हैं, दूसरा हम साइज से सोच सकते हैं, सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होंगे वैसे वैसे बॉन्डिंग क्या हो रही होगी सर, वैसे वैसे आपकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं, हम्म, क्या बोल सकते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट को, लिक्विड लिक्विड का अगर हमें बॉन्ड, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या वंडर वॉल फोर्सेस आपके क्या हो रहे हैं इंक्रीज, तो अगर वंडर वॉल फोर्सेस आपके इंक्रीज होंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट लॉजिकली बढ़ना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट लॉजिकली इंक्रीज होना चाहिए था, तो हमारा ऑर्डर जो होना चाहिए था दैट शुड बी सबसे आगे ये, फिर आपका आर्सेनिक वाला, फिर आपका फॉस्फीन, फिर आपका ये होना चाहिए था, बट क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस आई अग्री कि बढ़ ही रहे होंगे, बट इस आदमी के पास एक और स्ट्रॉन्ग चीज है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दे जस्ट वांट टू नो, दे जस्ट वांटेड टू नो, क्या आपको ये पता है, यानी अब हो सकता है इसका ऑर्डर उन्हें भी ना पता हो, तो हाइड्राइड अमोनिया जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आगे आ जाता है, तो आपका जितना मुझे याद है ऑर्डर ये हो जाता है, इसको पता नहीं मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था, बट जब मैं उनको जेई वाले बच्चों वगैरह को पढ़ाता हूँ नीट जेई के, तब मैं ये ऑर्डर फिर भी लिखवा देता हूँ क्योंकि पी ब्लॉक में है ये चीज, इसका ऑर्डर यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसके बराबर वालों का लिखवाया जाता है, बट यहाँ पर आई डोंट रिमेम्बर मैंने आप लोगों को कराया था इसका बॉइलिंग पॉइंट एज सच, तो शायद नहीं कराया होगा, बट करवा भी सकता था मैं, बट छोड़ो चलो, नहीं करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ कंसेप्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको हमें आगे लगाना है, बाकी सब में हम नॉर्मल कंसेप्ट लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम इंडिया का कॉम्प्लेक्स आप बना लेंगे, अगर मन करा तो मैं दिखा दूंगा। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर भाई बहुत बात कर रखी है, सूडो एलोजन के बारे में बात कर रखी है, हाँ एलिंगम डायग्राम, ये 222 क्रिप्टेंट के बारे में बात कर लीजिए, आप इसको क्रिप्टेंट बता दिएगा क्या होते हैं, फिर 222 नाइट्रोजन वाले का स्ट्रक्चर बना दिएगा, फिर दिखा दिएगा कि कोऑर्डिनेशन साइट इतनी ज्यादा है, पोटेशियम आयन बड़ा है तो दर्शा है वो बेयर कर सकता है इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट। एलिंगम डायग्राम के बारे में, तो एलिंगम डायग्राम आपको बताता है कि मेटल ऑक्साइड का वो बेसिकली आपका डायग्राम होता है बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच में डायग्राम वो होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक ग्राफ टाइप होता है, बताता है कि मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड में रिड्यूस होगा या नहीं, या बेसिकली मेटल ऑक्साइड कब मेटल में रिड्यूस होगी, कैसे होगी, एक आध एग्जाम्पल बना दीजिएगा, और एलिंगम डायग्राम को तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, सिर्फ 5 मार्क का सवाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वैसे 5 मार्क्स से ज्यादा क्या ही देंगे, बट मेटलर्जी में ये मान के चलिए कि एक तो वो प्रोसेसेस वाला, प्रोसेसेस बहुत सारे हैं बट एलिंगम डायग्राम एक है, तो एलिंगम डायग्राम से इस बार आपके पेपर में मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट नहीं कोई प्रॉपर सवाल आने वाला है, तो जो भी एलिंगम डायग्राम के मैंने सवाल कराए ना उनको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार वो कंसेप्चुअल पूछेंगे एलिंगम से, ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं दे देंगे, तो एलिंगम डायग्राम हो गया, सूडो हेलोजन्स को आप बता देंगे, बहुत बार डिस्कशन किया है यार, मतलब जो लगते हैं हेलोजन की तरह बट होते हेलोजन नहीं है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, जैसे कि हमने
साइनाइड हो गया था, एक सूडो हेलोजन आयन, तो HCl की तरह ये HCl बनाता है। सिमिलरली ये HCN जो है वो डाइमराइज भी हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने कर दी। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के बारे में भी हमने बहुत बात कर रखी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा एलोट्रोप्स के बारे में। तो वाकई मतलब ये टाइम पास टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों का, क्योंकि सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं और आप सारी पीवाई को वीडियोज ही डेफिनेटली देख कर आए होंगे। अगर ऐसे ही आए मुंह उठा के तो मतलब फिर क्या ही बोलूं, आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स वोट्स में स्लाइड लगा के डाल दूं यहाँ पर एलोट्रोप्स वगैरह की, तो चल जाएगा। बट इतना काम का नहीं होगा। अगर आपने लेक्चर्स की स्लाइड देख ली तो आपका काम वहां से ज्यादा होगा। ये तो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए कि हाँ आपको पता लग जाए कि हाँ मैक्सिमम चीजें यहीं से आ रही हैं, और एक आध जो वेरिएशन है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वाला ये वेरिएशन हो गई, ये आई थिंक थोड़ा वेरिएशन वाला सवाल हो गया, ये थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया, आई थिंक ये हो गया, या मेटल हो गया। तो ये वाले चलो वेरिएशन वाले थे जिन पर हमने डिस्कशन कर लिया। अब बाकी की अगर मुझसे कोई बोले कि यार क्रिप्टेड, ये भाई ये तो मैंने स्टार्टिंग में इतना डिटेल में बताया था, ये इस सवाल के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई मान के चलो सवाल आएगा। क्लिथरेट कंपाउंड को मैंने बोला था आएगा सवाल, डायगोनल रिलेशनशिप को बोला था सवाल आएगा, आया देखो। बेरिलियम की एनोमलिस पे आता है, इस बार आपको लिथियम बोला है तो लिथियम करके जाइएगा। XeF2 पर आया तो XeF4 मैंने बता दिया। तो जो मेन मोटिवेशन पेपर का वो ये भी रहता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊँ कि क्या आपके पेपर में ज्यादा आने के चांस है। ये आपका हो गया, आप जरूरी नहीं है क्योंकि आपका जो पिछले साल आया वही सवाल इस साल दे। ये कोई प्लॉजिबल कोई रीजनेबल काम तो नहीं होगा। अगर कोई समझदार होगा ना वो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन लाएगा, थोड़ा बहुत लाएगा। और जो ज्यादा समझदार होते हैं वो बहुत अच्छे सवाल भी बना लेते हैं, और ऐसे कम ही लोग होते हैं वैसे, अगर कहना नहीं चाहिए बट कम ही लोग देखे गए, पता नहीं क्यों। बट वैसे तो लास्ट ईयर आपकी जब सीनियर्स ने जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया था उसमें थोड़ा सा डीयू ने कुछ इनोवेशन करी है। बट इनऑर्गेनिक में आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा इनोवेशन वो करी जा सकती है। अब यहाँ पे ये कंसेप्चुअल ठीक है सवाल, ये आ गया था ठीक है। अब ये आपका कंडेंस वाला एक नई चीज हो गई। देन ये आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला भी ऑर्डर, देखो दो दो चीजें उन्होंने पूछ ली बॉइलिंग पॉइंट से। तो वही है यार, आपके सिमिलर कंसेप्ट पे वो ज्यादा पूछ रहे हैं। देन ये आपका तो पक्का एक सवाल आने वाला है, सोल्यूबिलिटी के बिना मुझे नहीं लगता पेपर बनाया जा सकता। वैसे बहुत चीजें जिसके बिना नहीं बनाया जा सकता। बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का जैसे मैंने आपसे बोला है तो तैयार रहिएगा। बाकी और भी क्या मैंने कराया था ऐसे बेरिलियम या किसी और का इस तरीके का बड़ा सा कंपाउंड तो तैयार रहेगा। मैग्नीशियम ईडीटीए जैसे पिछली बार आया हुआ है, तो इस बार हो सकता है आपको कैल्शियम ईडीटीए बोल दें बनाने को, तो सेम तरीके से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला सवाल देखो कितना गलत सवाल दे दिया उन्होंने, उल्टा ही बोल दिया। तो ये मैंने करा रखा था, मुझे आइडिया भी नहीं था। देन ये आपका ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन फ्लोरीन क्यों होता है, तो इस तरीके के सवाल आए हैं। अब जैसे इस बार आपके इन लोगों का ऑक्सीडाइजिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली, हो सकता है आपको इस बार फॉस्फोरिक एसिड वाले क्या पूछ लें, या उसके अलावा हमने कौन से पढ़े फॉस्फोरस के क्लोरीन के, और कौन से पढ़े याद दिलाना, सल्फर के पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर वाले के पूछ लें आपके, ये उनका बताओ तो उसके लिए तैयार है ना। फ्लेम कलर के बारे में पूछ लें कि आप और अच्छे से एक्सप्लेन करो, कलर पूछ लें आपसे अलग अलग फ्लेम्स का, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये है आपको वेरिएशन बताना, मेरा थोड़ा सा इसमें ज्यादा फर्ज लग रहा था मुझे, क्योंकि सवाल लगभग सारे कर रखे हैं और दोबारा करना बार बार तो वो मुझे भी मतलब लगता है। और आपको जैसे मैंने बताया भी कि यार मैं भूल भी चुका हूँ, ऑनेस्टली बताऊं तो चीजें मतलब एक साल से ज्यादा हो गया, अब उसको मुंह उठा के देख रहा हूँ तो मतलब भूल जाऊंगा। तो जो नई नई चीजें थी वो मैंने खुद याद करके समझ के कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे समझाई थी मैंने, ऐसे ऐसे अपने भी कुछ पुराने लेक्चर देख रहा हूँ कि मैं कैसे समझा रहा हूँ भाई, भूल जाऊंगा क्योंकि मैं भी लॉजिकल इंसान हूँ। कोई बहुत कंसेप्चुअल चीज नहीं, ऑर्गेनिक फिर भी याद रहती है मुझे काफी कुछ, आपके वैलिडेशन ये सारी चीजें तो हैं स्टैंडर्ड। बट ये चीजें हैं जिनसे आपका कनेक्शन निकल जाता है तो फिर आप भूल जाते हो इवेंचुअली। तो दैट्स व्हाई आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और आपको जो मेन चीज समझ ली, जो वेरिएशन वाला पार्ट था वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, और उसको आप अच्छे से समझ के जा रहे होंगे अपना एग्जाम देने। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो मजा आया होगा, आसान लगी होंगी चीजें, रिपीटेड ही हैं, जो नई चीजें होंगी वो सीखने को मिलेंगी, जो गलतियां हुई थी उसको मैंने सुधारा। और भी कुछ ज्यादा तो डेफिनेटली यू गाइस कैन डीएम एट एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।